हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स? एसएससी फेज 13 भी अपना चल रहा है और बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम तो चल ही रहे थे। तो गाइज एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के गाइज जो 2025 के 26 तारीख का हमारा आई थिंक एग्जाम एनालिसिस वीडियो मिस हो गया था। सो वी विल बी कमिंग अप विद द एग्जाम एनालिसिस वीडियो मे बी टुडे और टुमारो। But yes, today in this video we will be covering all of those important questions जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 27 जुलाई का पेपर हुआ था ना उसमें पूछे गए थे। तो प्लीज 26 जुलाई के पेपर के लिए बने रहिएगा क्योंकि हम जल्दी ही उस पर हम काम कर रहे हैं। वी आर गेटिंग इन टच विद अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स एंड ब्रिंगिंग अप क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। बट जब तक नहीं हो पा रहा है प्लीज बे विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग एंड लविंग अस। इसी तरह से प्यार लुटाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लो जिससे कि किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो जाए। एंड ऑल्सो अगर किसी और एग्जाम की कोई भी अपडेट सामने आती है तो जल्दी आपके लिए सामने आ जाएगी वीडियो के द्वारा। और यस, अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी, दिमाग में कोई शंका आ रही है तो प्लीज जरूर से कमेंट करके पूछ लेना। वी विल कम अप विद देयर आंसर। ठीक है, वीडियो के लिए या चैनल के लिए किसी भी तरह का कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है, कुछ भी लगता है, इफ यू गाइज कम अक्रॉस एनीथिंग इन योर माइंड एंड इफ यू गाइज थिंक दैट इट कैन हेल्प अस एज इन वी एंड यू बोथ, तो प्लीज जरूर से बताना। एंड यस, बातों के लिए इतना ही। अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके 27 जुलाई के बिहार कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाल्मीकि आश्रम इज लोकेटेड। तो गाइस, वाल्मीकि आश्रम की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि आश्रम है आपका बिहार में ही। ठीक है, तो ये तो बिहार के भाई जो लोग थे जो पेपर दे रहे थे उन्हें पता ही होगा। द वाल्मीकि आश्रम इज लोकेटेड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड नेचुरल ब्यूटी। वहां की नेचुरल ब्यूटी के लिए और वहाँ के जो भी जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गया, वहाँ की हिस्ट्री की जो भी सिग्निफिकेंस रही है उसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। जिनमें से ही ये जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये भी उसमें ही इंक्लूडेड है, जो कि एक टाइगर रिजर्व है। तो गाइज ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नेशनल पार्क से हो सकता है भाई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, तो याद कर लेना। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार में स्थित है, टाइगर रिजर्व है और एक पिलग्रिमेज साइट भी है जो कि एसोसिएटेड है सेज वाल्मीकि के साथ। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओके, अगला है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। सो गाइस, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था ये 1972 में आया था। ओके, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट प्राइमरली। गाइज यहाँ पे दो चीज हैं। ठीक है, इसको हमें जो पेपर में पूछा गया था वो कॉमनली था। तो जो बहुत ही कॉमन है सॉइल जो कि साउथ बिहार में पाया जाता है और बहुत प्राइमरी आई वुड से है, वो दोनों ही आपको एलिवियल सॉइल और रेड सॉइल पे टिक कर देना है। अगर आपको ऑप्शन में एलिवियल सॉइल गिवन है वो भी करेक्ट आंसर है, रेड सॉइल गिवन है वो भी करेक्ट आंसर है। दिस टाइम द ऑप्शन वाज रेड सॉइल इन द एग्जामिनेशन पेपर, तो आपको रेड सॉइल पे टिक करना है। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट टाइप के जो सॉइल मिट्टी है वो पाई जाती है साउथ बिहार में, जिसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ये जो मिट्टी है इसमें सबसे ज्यादा आपको फर्टिलिटी और रिच मिनरल कंटेंट मिलते हैं, जो कि इस मिट्टी को सूटेबल बनाती है एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हाई फर्टिलिटी और रिच मिनरल कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। जो एलुवियल सॉइल है वो बनती है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से, जो कि रिवर्स के द्वारा कैरी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जो कि एक न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है, विच इज डेफिनेटली आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट एंड शुगर केन। ओके, नेक्स्ट इज विच वेव इज अ ट्रांसफर्स वेव। तो गाइज इसमें बहुत से बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गए थे, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, लेकिन इसका सीधा सच्चा आंसर हो जाएगा लाइट वेव्स। ठीक है, जो आपकी प्रकाश की जो किरणें होती है ना वो जो, और बात करें कि ट्रांसफर वेव क्या होती है, तो गाइज जो ट्रांसफर्स वेव होती हैं वो एक इस तरह की वेव होती है जिसमें सारे ही पॉइंट्स ऑसिलेट करते हैं अलोंग पाथ एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स एडवांस। ठीक है, इसको हम wave that oscillates perpendicularly to the direction of its advance, इस तरह से भी बोलते हैं इसकी डेफिनेशन को, ट्रांसवर्स वेव की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव पूजन सहाय जो है उनका जन्म कब हुआ था। सो गाइस, जो शिव पूजन सहाय हैं उनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1893 को।
अगला है which coast is not a part of the western coast of India. So guys, as you all know, we have different coasts present in India, जिनमें से guys एक है western coast of India. लेकिन कुछ कोस्ट ऐसे भी हैं जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नहीं आते हैं, जिनमें से है कोरोमंडल कोस्ट. तो जो कोरोमंडल कोस्ट है दैट इज डेफिनेटली नॉट अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ये जो है ये आपका लोकेटेड है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट का ये पार्ट है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का पार्ट है. लेकिन जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें आपका आता है मलाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट. तो ये दो चीजें भी जरूर से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है. तो अगर अपन कोरोमंडल कोस्ट की बात कर रहे हैं तो कोरोमंडल कोस्ट जो है ये आपका ये ईस्टर्न कोस्ट प्लेन से एसोसिएटेड है. लेकिन जो वेस्टर्न कोस्ट है ये मलाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट जो है ये आपके वेस्टर्न कोस्ट में आते हैं. ओके, नेक्स्ट इज विच इंडस्ट्री इज यूज्ड बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल. तो गाइस बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं हमारे कंट्री में जो कि बॉक्साइट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं फॉर देयर प्रोडक्शन. तो उसमें ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि प्राइमरीली एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं बॉक्साइट को, वो अब हम डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले, क्योंकि ऑप्शन में आपको एल्यूमिनियम गिवन था, आपको एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पे टिक कर देना है. एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका मेन जो इंग्रेडिएंट आप कह सकते हो, मेन जो रॉ मटेरियल होता है वो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, सो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. और एक ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसका जो मेन आप कह सकते हो रॉ मटेरियल होता है वो बॉक्साइट ही होता है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए. इसके अलावा आता है केमिकल इंडस्ट्री. गाइस केमिकल इंडस्ट्री भी बॉक्साइट को यूज करती है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम केमिकल्स. रिफैक्टरी इंडस्ट्रीज हो जाएगा अगला, जो कि यूज करती है अपने रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. एरोस्पेस इंडस्ट्री भी हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि बॉक्साइट एक की मटेरियल है जब आप एरोप्लेन मेकिंग इंडस्ट्री में हो. तो सो यू मस्ट बी अवेयर, एरोप्लेन बनाने के लिए भी आपको एल्यूमिनियम का जरूरत है भाई. बॉडी कैसे बनाओगे उसका. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड रोड एग्रीगेट. सो गाइस कंस्ट्रक्शन में भी बॉक्साइट का काफी काम आता है. जो बॉक्साइट होता है इज आल्सो यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रोड एग्रीगेट्स. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा. आपसे पूछा गया था कि जो पोलियो वैक्सीन है, जो कि भाई डेफिनेटली बहुत एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जिसको लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जब आप ग्रो करते हो धीरे धीरे आपके हैंड्स और आपके लेग्स और आपके बॉडी के कुछ आप कह सकते हो दे पोलियो के कारण वो थोड़ा उनमें मजबूती नहीं आ पाती है, पोलियो की डिफिशियंसी के कारण. तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाना या फिर उनमें कमजोरी आ जाना, दे आर सम ऑफ द आप कह सकते हो रेपरकशंस ऑफ नॉट हैविंग पोलियो वैक्सीन. सो पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी? पोलियो वैक्सीन जो है वो जोनस सॉक ने डिस्कवर किया था. सो जोनस सॉक इज द करेक्ट आंसर. बिहार पंचायती राज वाज एनएक्टेड इन विच ईयर? सो गाइस बिहार पंचायती एक्ट जो है ये आपका साल 2006 में आ गया था, लॉन्च कर दिया गया था. और ये जो एक्ट है हम बात करें कि ये कितने टीयर सिस्टम में एस्टैब्लिश किया गया था, तो गाइज ये जो बिहार पंचायती राज है ये 3 टीयर सिस्टम में पंचायती राज का जो 3 टीयर सिस्टम होता है उसमें एस्टैब्लिश करा था. जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया और जिला परिषद हो गया. ये तीनों ही 3 टीयर सिस्टम कहलाते हैं इस बिहार पंचायती राज के. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 3 न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड इन द ईयर 2000? सो गाइस साल 2000 में 3 नई स्टेट्स बनाई गई थी और उनके बारे में डाला गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. वो कौन सी थी? सो गाइस नंबर 1 थी छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर 2000 को बन गई थी. दूसरा है उत्तरांचल, जो कि 9 नवंबर 2000 को बनी थी. तीसरा है झारखंड, जो कि 15 नवंबर 2000 को फॉर्मेशन जिसका हुआ था. फॉर्मेशन से मेरा मतलब है फॉर्मेशन एज अ स्टेट, एन ऑफिशियल स्टेट. ठीक है, अब ये जो स्टेट्स थी दे वर क्रिएटेड आउट ऑफ व्हाट? एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो कि पहले से ही एग्जिस्ट करती थी उसमें से बनाया गया है. जिसमें जो छत्तीसगढ़ है उसको कार्व आउट किया गया मध्य प्रदेश में से, उत्तरांचल को है उसको उत्तर प्रदेश में से लिया गया और झारखंड को बिहार में से लिया गया. ठीक है, तो ये तीनों चीज भी ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्स कैरीड फ्रॉम द ओवरीज टू वूम थ्रू व्हाट? सो गाइस एक फीमेल बॉडी में जैसे कि हम जब जानते हैं एग्स प्रोडक्शन होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे. ठीक है, तो ये जो एग्स होते हैं ये कैरी होते हैं ओवरी से लेके वूम तक. इफ यू गेट प्रेग्नेंट, इफ अ फीमेल गेट प्रेग्नेंट, तो वो जो एग्स होते हैं वो ओवरी से वूम तक जाते हैं किसके थ्रू? सो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब.
तो जो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं बेसिकली एक फीमेल बॉडी में, उनका काम होता है एग्स को कैरी फॉरवर्ड करना, ओवरीज से वूम्ब तक ले जाना। और ये जो फिलोपियन ट्यूब होती है इसको हम ओवी डक्ट के नाम से भी जानते हैं। सो इफ ओवी डक्ट गिवन है ऑप्शन में वो भी सही है, फिलोपियन ट्यूब है वो भी सही है। ओवी डक्ट बेसिकली क्या होता है, इट्स अ पेयर ऑफ डक्ट जो कि ट्रांसपोर्ट करता है एग को ओवरी से यूट्रस तक, ठीक है, इसका काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का। तो जो जर्नी है वो आपकी एग के बनने से शुरू हो जाती है, उसके बाद वो फिम्ब्राई के अंदर कैप्चर होती है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फिलोपियन ट्यूब्स। एंड उसके बाद वो गाइड करती है सीलिया के थ्रू, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसके थ्रू, फिर वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते यूट्रस तक पहुंचती है। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज बीइंग डन इनसाइड योर बॉडी। Okay, next question. Which law of motion is being obeyed when a fielder pulls his hands gradually with the moving balls while holding a catch? ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा न्यूटन का दूसरा लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉ ऑफ मोशन इज बीइंग ओबेड जब एक फील्डर जो है वो अपने हाथ को पुल कर रहा है, ठीक है, ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल, वेल जब वो कोशिश कर रहा है टू होल्ड अ कैच। तो ये जो है ये आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है न्यूटन का, ये बताता है दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से सुनो, the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of the force, ठीक है। in this case the fielder applies a force to the ball to slow it down, ठीक है भाई, फील्डर ने भी तो भाई एक फोर्स के साथ बॉल आ रही है, एक फोर्स के साथ फील्डर आगे बढ़ रहा है, तो फील्डर जो है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल को जिससे कि वो स्लो डाउन हो जाए, उसके हाथ में आ जाए, जो कि फाइनली उसको हेल्प करती है कैच करने के लिए सेफली। सो दैट्स द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Okay, next, what is the pH of an aqua solution of sodium acetate? तो guys जो सोडियम एसिटेट का होता है वो होता है आपका pH ग्रेटर देन 7। सो ग्रेटर देन 7 इज योर करेक्ट आंसर। बात करें सोडियम एसिटेट की, सो सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक एसिड होता है, ठीक है। सो एक तरह का सॉल्ट बनता है तब जाके सोडियम एसिटेट प्रोड्यूस होता है। तो वो सॉल्ट बनाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और एक वीक एसिड चाहिए जो कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बनाएगा, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन होगा ये जो कि फाइनली कहलाता है सोडियम एसिटेट, ठीक है। इसीलिए उसका जो पीएच होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। सो ग्रेटर देन 7 इज योर करेक्ट आंसर। इक्वेशन के थ्रू देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं CH3COONA प्लस H2O, ठीक है, इसमें पानी मिला दिया तो आपका बन गया CH3COOH प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर एक एक्वस सोल्यूशन बन के तैयार हुआ है सोडियम एसिटेट का, जिसका जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल डैम इज रिलेटेड विद व्हाट? तो गाइस भाखड़ा नागल डैम की जब हम बात करते हैं ना तो दो रिवर सामने आती हैं जिनमें नाम होता है सतलुज रिवर और बीज रिवर, ब्यास रिवर, सॉरी बीज नहीं, ब्यास रिवर। सो भाखड़ा नागल डैम है, ये एक सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है जो कि सतलुज रिवर जो हमारी हिमाचल प्रदेश इंडिया में लोकेटेड है वहां पर लोकेटेड है। और ये जो है ये सेकंड टॉलेस्ट डैम है, ठीक है, भाखड़ा नागल डैम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सेकंड टॉलेस्ट डैम है पूरे एशिया में, जिसकी हाइट की अगर अपन बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 207.27 मीटर्स, तो बात ध्यान रखना। अब इस डैम की बात करें तो गाइज ये जो डैम है जो कि फॉर्मेशन होके बनता है ऑफ गोविंद सागर रेजर्वोयर, जिसकी कैपेसिटी है कितना स्टोर करने की, इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी है अप टू 9.4 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर, दैट्स really huge, making it one of the largest reservoirs in India, and it was constructed as a part of India's early river valley development scheme, जो कि शुरू में जब इतना फॉर्मेशन नहीं था बाकी चीजों का तब लेकर आया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, and is often referred to as the new temple of resurgent India, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए दैट विच रिवर हो गया या विच डैम हो गया है ना इज रेफर्ड टू एज न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या आंसर करना है, ठीक है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का भी हाथ है जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, तो ये चीज भी ध्यान रखना। Okay, next question, the reactants of esterification reaction are, तो esterification reaction की अगर अपन बात करें ना गाइस तो
बेसिकली आई एम सॉरी, रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स होते हैं टिपिकली, एक तो अल्कोहल होता है और एक एसिड होता है। मोस्टली केसेस में यही रहेगा, एस्टरिफिकेशन एसिड रिएक्शन जब भी होगा उसमें एक तो एसिड रहता है, एक आपका अल्कोहल रहेगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं एक एस्टर एज द रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एस्टर प्रोड्यूस होता है उनका रिएक्शन प्रोडक्ट के नाम पर। ये जो रिएक्शन होता है ये बनता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड के और एक अल्कोहल के बीच में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रोसेस के दौरान जो एल्कोक्सी ग्रुप होते हैं अल्कोहल के, ठीक है, याद रखना, इस प्रोसेस के दौरान जो एल्कोक्सी ग्रुप है अल्कोहल के, वो रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं, ठीक है। सो मेजरली एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में होता है रिएक्शन, वो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, और ये दो मेजर रिएक्टेंट्स होते हैं इस रिएक्शन के। Okay, in 1580, Akbar divided his empire into 12 Suborn provinces. Which of the following were not included in the list of Suborn? तो गाइज 1580 में जो अकबर थे उन्होंने अपने पूरे एम्पायर को कुल 12 प्रोविंसेस, जिसको हम सुभाष भी बोलते हैं, सुबॉन भी बोलते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था या कन्वर्ट कर दिया था या फिर आप कह सकते हो डिवाइड कर दिया था। तो जो प्रोविंस जो इसमें इंक्लूडेड नहीं थे इस लिस्ट में, वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले तो था गाइस गुजरात, जिसको हम स्पेसिफिकली अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। दूसरा था उड़ीसा, जिसको रिसोर्सेज में मेंशन नहीं है, बट उड़ीसा वाज देयर, ठीक है। और ये जो प्रोविंसेस हैं जो कि इंक्लूडेड थे, ठीक है, अभी तो हमने बात कर ली उड़ीसा और गुजरात जो कि उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन जो ऐसे प्रोविंसेस थे, जो वो 12 प्रोविंसेस थे जिसमें अकबर ने डिवाइड किया है, वो कौन से थे वो भी आप नाम जान लो, क्योंकि जरूरी है, पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, काबुल, लाहौर और मुल्तान और दिल्ली और मालवा, ये सब इंक्लूडेड थे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट विच ऑफ द रिवर इज एसोसिएटेड विद एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। सो गाइस, एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के दौरान जो एक हमारी रिवर है जो उस टाइम से रिलेटेड है, वो है नाइल रिवर। सो नाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो नाइल रिवर है, इट वाज द लाइफ टाइम ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। ये वाला जो रिवर है विच इज प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल थ्रू एनुअल फ्लडिंग that deposit न्यूट्रिएंट रिच सॉल्ट, जो कि फेमस ब्लैक लैंड जो जिसको हम कीमत बोलते हैं, उसको क्रिएट करता है, इस तरह की मिट्टी को, जो कि फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा आइडियल होती है। सो नाइल रिवर इज द करेक्ट आंसर विच इज रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये जो रिवर है ये फैसिलिटेट भी करती है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड, क्योंकि ये कनेक्ट करती है अलग अलग रीजन्स को और कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जो सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडिशनली जो नाइल है, इट वाज रिवर्ड इन माइथोलॉजी, ठीक है, हमारी इंडियन माइथोलॉजी में बहुत जगह नाम आता है इस रिवर का, जो कि सिम्बलाइज करता है फर्टिलिटी एंड लाइफ, एंड इट वाज वेरी इंटीग्रल टू वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, इंडिया की आप कह सकते हैं जो एंशिएंट टाइम्स रहे हैं उनके लिए, हमारी माइथोलॉजी के लिए जो नाइल रिवर है उसका एसेंस बहुत ज्यादा है। ओके, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस प्रेस हेल्ड इन अमेरिका? सो गाइस, वो हुआ था आपका 5 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर 1774 में। सो 1774 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Okay, who was the emperor of Russia during the Russian Revolution 1917? So 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, ये चीज भी याद रखना, उस समय जो निकोलस द्वितीय थे वो एम्परर थे रशिया के, ठीक है। ही वाज द एम्परर ऑफ रशिया ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1907, निकोलस द्वितीय। उन्होंने रूल करा था 1 नवंबर 1894 से लेके जब तक उनका एब्डिकेशन हुआ था 15 मार्च 1917 तक, ठीक है। तब तक उन्होंने पूरे अच्छे से अपना शासनकाल निभाया था, ठीक है। जो निकोलस द्वितीय हैं वो लास्ट सर थे रशिया के, एंड उनका जो शासनकाल आप कह सकते हो वो मार्क किया गया है एज द वेरी सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इशू जिसने कंट्रीब्यूट करा था उस रेवोल्यूशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विमला बहुगुणा जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? सो गाइज, जब भी विमला बहुगुणा जी का नाम सामने आता है तो एनवायरमेंटल
आप कह सकते हो एनवायरमेंट का नाम सामने आता है, बिकॉज शी वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट। तो जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और वुमेन एम्पावरमेंट ऐसी चीजें हैं, उनके साथ उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका उनका काफी एसोसिएशन रहा है। और विमला बहुगुणा जो है वो एक बहुत ही ज्यादा बेहद प्रोमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट थी और सोशल एक्टिविस्ट भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये कुछ उनके एडजेक्टिव्स हैं जो कि उनको दिए गए हैं, आप जो भी ऑप्शन में गिवन हो इनमें से वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट गिवन था तो एनवायरमेंटलिस्ट इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने जब चिपको मूवमेंट हुआ था इंडिया में बहुत अच्छी अपनी योगदान दिया था, अध्यक्षता निभाई थी, अपनी लीडरशिप दिया था चिपको मूवमेंट में, जिसका जो मेन एम था उस मूवमेंट का वो यही था कि फॉरेस्ट को बचाओ, क्योंकि उस समय में बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे थे, जंगल खत्म किए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो नेचर के लिए भी अच्छा नहीं है, लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, पेड़ से चिपक के उन्होंने चिपको मूवमेंट करा, जिसका मेन मुद्दा यही था टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। अलॉन्ग विद हर लेट हस्बैंड, उनके उस समय जो हस्बैंड जिन्होंने उनका साथ दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, उन्होंने भी एक क्रूशियल रोल निभाया उनके साथ में, जो कि वो चाहती थी वो करने में। और उनका अगर हम बात करें एम क्या था, तो इट वाज टू मोबिलाइज वुमेन टू रेजिस्ट डिफॉरेस्टेशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। विमला जो थी शी वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द भूदन मूवमेंट, जो कि भूदान नॉट भूदन, जो भूदान मूवमेंट हुआ था बिहार में, उसमें भी उनका काफी नाम सामने आया था, जो इन्होंने काफी लैंडलॉर्ड्स को एनकरेज करा था टू डोनेट लैंड्स टू लैंडलेस फार्मर्स, जिसमें ऐसे जो लैंडलेस फार्मर्स है उनको उनका लैंड दिया जाए। एंड शी डेफिनेटली डेडिकेटेड हरसेल्फ टू एम्पावरिंग वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, एजुकेशन और ग्रास रूट्स एक्टिविज्म के द्वारा उन्होंने मतलब देखा जाए तो एनवायरनमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, विमेन के लिए काफी चीजें करी हैं, और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं दे हैव लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस इन इंडिया। Okay, next we have who was the leader of Mopla rebels. So guys, it was Ali Mudaliar. With which country did India co-chair the Artificial Intelligence Action Summit in February 2025? So Artificial Intelligence के जो समिट हुआ था फरवरी 2025 में, उसमें इंडिया ने किसी एक कंट्री के साथ को चेयर करी है अपनी पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। वो कौन सा नेशन था? सो गाइज, इंडिया को चेयर द एआई एक्शन समिट, जो कि फरवरी 2025 में हुआ था, अलोंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। सो फ्रांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। तो गाइस, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस का नाम भी याद कर लो यहीं पे, इमैनुअल मैक्रोन। ये जो समिट है वो आपका पेरिस में हुआ था, और उसके जो मेन फोकस था वो ग्लोबल एआई गवर्नेंस और इनोवेशन में था, टिपिकली एंड कंप्लीटली। ओके, वेयर वाज 22nd दिव्या कला मेला ऑर्गेनाइज? सो गाइस, 22वां जो दिव्या कला मेला है आपका, ये इंडिया गेट न्यू दिल्ली पे ऑर्गेनाइज किया गया 12 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर 2024 तक। ये जो इवेंट है इसमें काफी लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया, क्रिएटिविटी दिखाई। डिसेबल जो लोग थे, डिसेबिलिटीज के साथ जो लोग थे, उन्होंने भी अपना काफी ज्यादा टैलेंट दिखाया, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करा इस दिव्या कला मेला ने। व्हाट इज द वेट ऑफ डिस्कस फॉर मेन इन डिस्कस थ्रो? तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, गेम होता है जिसका नाम होता है डिस्कस थ्रो, ठीक है। एक स्पोर्ट होता है जिसका नाम होता है डिस्कस थ्रो, जिसमें आपको वो थ्रो करना रहता है। सो गाइस, उसमें मेन एंड वुमेन के लिए, दोनों के लिए उस डिस्कस का वेट जो होता है वो अलग होता है, पर आपको मेन का पूछा गया था तो आपको मेन का बताना है। सो इन द डिस्कस थ्रो इवेंट, जो कि मेन के लिए होता है, उसमें जो एथलीट्स होते हैं दे थ्रो अ मेटल डिस्क, जिसका वेट होता है 2 किलो का। तो 2 किलो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम 20 जो कि 22 सेंटीमीटर डायामीटर में होता है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर डायामीटर एज फार एज पॉसिबल, वाइल रिमेनिंग इनसाइड 2.5 मीटर डायामीटर सर्कल, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ होता है। बट क्योंकि आपको वेट पूछा गया था, सो वेट इज 2 किलोग्राम्स। Okay, what is the function to convert text to uppercase in MS Excel 2016? So MS Excel 2016 में अगर आपको टेक्स्ट से अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो आपको उस टेक्स्ट को अपर केस में लाने के लिए आपको अपर फंक्शन का यूज करना है, UPPER।
Okay, so the next question is Rovers Cup. So guys, Rovers Cup जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? So guys, Rovers Cup है आपका फुटबॉल से रिलेटेड. And guys, अगर आपको ये कप हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कौन से स्पोर्ट का कौन सा कप होता है, उससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो दैट इज अवेलेबल ऑन द चैनल. जल्दी से जाके देख लो. इफ यू guys want, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. So talking about Rovers Cup, ये फुटबॉल से रिलेटेड है जिसको हम सॉकर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक टीम स्पोर्ट है जिसमें बॉल के साथ खेला जाता है दो टीमों के बीच में, जिसमें 11 मेंबर्स होते हैं ईच. ठीक है, 2 टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स ईच. जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं और स्पोर्ट हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो कंसिस्टेंटली एसोसिएट करता है रोवर्स कप फुटबॉल के साथ. ठीक है, ये एक मेजर इवेंट होता है, अभी भी है, पहले भी था इंडियन फुटबॉल कैलेंडर में, जो कि सेंचुरी से चला आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद सोशल रिफॉर्मर ऑथर्ड द बुक गुलामगिरी. तो गाइस, गुलामगिरी जो पुस्तक है, जब भी इसका नाम आता है ज्योतिराव फुले का नाम सामने आता है, क्योंकि ज्योतिराव फुले इज द ऑथर ऑफ दिस बुक. तो ये जो गुलामगिरी पुस्तक है ये ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई है, ऑथर्ड करी गई है. ओरिजिनली पब्लिश की हम बात करें तो 1873 में इसको पब्लिश किया गया था. इट क्रिटिक्स द कास्ट सिस्टम. सो इस जो किताब का जैसा टाइटल ही बता रहा है, गुलाम, ठीक है, गुलामगिरी. तो इस किताब के अंदर उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने जो कास्ट सिस्टम उस समय था उसको मेंशन करा है, एंड जो भी ऑपरेशन फेस किए थे लोअर कास्ट के लोगों ने इंडिया में, उनके बारे में भी चीजें मेंशन करी है, जिसने पैरेलल कंडीशंस जो भी रही है ना एनस्लेव्ड पीपल की यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया में, उन सब के बारे में उन्होंने डिस्कस करा है. बात करें ज्योतिराव फुले की, सो ये तो बुक की बात हो गया. अगर हम बात करें एज अ पर्सन इंडिविजुअली, हु वाज शी एंड व्हाट शी यूज्ड टू डू, तो फुले जो है शी वाज अ प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर. ठीक है, जो कि अपने एफर्ट्स के लिए जानी जाती थी. इन व्हाट एफर्ट्स? इन प्रमोटिंग एजुकेशन, एफर्ट्स इन प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी, एफर्ट्स इन रिमूविंग कास्ट सिस्टम, एंड पर्टिकुलरली जो भी वुमेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिए उन्होंने काफी एफर्ट्स डाले हैं. Okay, next is what is the full form of NSIL? NSIL, which is an organization under ISRO. तो जल्दी से ISRO की full form बता दो, इस Indian Space Research Organization. और NSIL की अगर अपन बात करें तो it is guys New Space India Limited. ठीक है, सो ये जो NSIL है जिसको हम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी बोलते हैं, ये एक कमर्शियल आर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था विद द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटीज, और जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी जाती है इसरो के द्वारा उसके लिए. ठीक है, सो दैट्स अबाउट NSIL. So that's it guys, those were the very important GK GS के questions जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 27 जुलाई को पेपर हुआ है उसमें पूछे गए. If you guys like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहां पर आपको समय समय पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, एग्जाम एनालिसिस वीडियोस मिलते रहेंगे, प्रिपरेटरी वीडियोस मिलते रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने यारों, दोस्तों, परिवारजनों सबसे करवा लो, बिकॉज उनकी भी काफी मदद हो जाएगी. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, और पेपर अच्छे से देना.